नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी और लोक वार्ता न्यूज की साझा पेशकश। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की और उनकी नई नवेली पार्टी जन सुराज की। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत के लिए हाजिर हैं लोक वार्ता न्यूज के संपादक प्रभात कुमार जी। प्रभात जी, बधाई हो, एक और नई पार्टी ने जन्म लिया है। देखिए, आज महात्मा गांधी की जयंती है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ग्लानि महसूस कर रहे होंगे इस जनतंत्र में, जो भारत में जनतंत्र है, बिहार में जनतंत्र है और बिहार जो इनके जिंदगी का वह हिस्सा रहा है जहां वह करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बने। वह चंपारण, वह मुजफ्फरपुर, वह पटना, यह सब उसी हिस्से का एक भाग है। तो वो क्या महसूस कर रहे होंगे। गांधी मैदान में जो मूर्ति लगी हुई है महात्मा गांधी की, कम से कम वहां यह कार्यक्रम नहीं होकर यह वेटनरी कॉलेज में हुआ। इसके लिए तो हम प्रशांत जी को बधाई देंगे कि कम से कम उन्होंने महात्मा गांधी को बकस दिया। अब रहा जन सुराज की बात, तो स्वराज पार्टी आंदोलन जब स्वतंत्रता संग्राम का हुआ था और कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी पार्टी खड़ा हुई थी 1947 में, देश के आजादी के बाद जब 52 में चुनाव हुआ था, तो एक स्वराज पार्टी भी थी और वो किन लोगों की पार्टी थी ये इतिहास के छात्र भी बता सकते हैं, पुराने राजनेता भी बता सकते हैं। स्वराज पार्टी की चर्चा आपको भी मालूम होना चाहिए। ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से जुड़ा हुआ यह मामला है। अब शायद आपको याद आ गया होगा। और अब वहां से यह यात्रा जन सुराज में पहुंची है, जो एक इलेक्शन इवेंट के बड़े मैनेजर, जो बिहार, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इवेंट मैनेजमेंट है उन्होंने किया। उसके बाद वो बिहार पहुंचे, नीतीश कुमार, बिहार में नीतीश कुमार का मैनेजमेंट उन्होंने किया। क्या जाने उनके मैनेजमेंट से नीतीश कुमार उस साल मुख्यमंत्री बने या उनकी अपनी छवि, उनका काम और उनका जो उस समय गठबंधन बना था 2015 में लालू प्रसाद यादव के साथ, जो फिर एक पूरे बिहार में जो चर्चा का विषय बना था, उसके कारण वह मुख्यमंत्री बने। यह तो जनता ही बता सकती है, यह राजनीति के जो बड़े समीक्षक हैं वह बता सकते हैं। तो जन सुराज का जन्म हुआ है, हम भी बधाई देते हैं। अगर महात्मा गांधी के आदर्शों पर यह खड़ा उतरा, अगर यह झोपड़ी का लाल जो कहता है कि हम मजदूर का बेटा है, तो ये मजदूर का बेटा अगर मजदूरों की बात करता है तो हम उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और उनकी पार्टी को भी बधाई देना चाहते हैं। आज बर्थडे जो केक कटा है उसका जो रसास्वादन है वो बिहार की जनता तक पहुंचे, हम यही चाहेंगे। बर्थडे की आज जन्म हुआ है उसकी खुशी में ना। हाँ, मैंने जन्म हुआ, बर्थ मैंने आज बर्थडे बर्थडे का तो अगले मतलब साल एक साल बाद होगा। बर्थडे मनेगा, आज जन्मदिन तो आज ही है ना। जन्म जन्म मैंने पैदा, हाँ पैदा आज हाँ, पार्टी हुई जिस है। दिन आप पैदा होते हैं प्रभात उसी जी, हम दिन जन्मदिन करते हैं। प्रभात जी आगे बढ़े उसके पहले एक सवाल है। आपने हाँ। गांधी जी की बात की। गांधी जी शराबबंदी के पक्ष में थे। वे उन तर्कों को खारिज करते थे कि अगर शराबबंदी की जाएगी तो जो राजस्व की प्राप्ति है वो राजस्व घाटा होगा, तो वो कहाँ से आएगा। वो तर्क को खारिज करते हुए कहते हैं कि वैकल्पिक स्रोत को खड़ा करिए या फिर रक्षा व्यय में कटौती करिए। लेकिन गांधी की तस्वीर पिछले 2 साल से ढोने वाले प्रशांत किशोर कहते हैं आज वेटनरी कॉलेज मैदान से कि हम, अगर हमारी सरकार बनती है तो 1 घंटे में शराबबंदी हटा देंगे और जो उससे पैसे होंगे, टैक्स के पैसे, 20 साल में
5 लाख करोड़ रुपए शिक्षा के लिए जुटाएंगे उस शराबबंदी हटा करके, शराब के टैक्स से, और फिर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम खड़ी करेंगे। तो ये गांधी जी का शराबबंदी को लेके गांधी जी के विचार बिल्कुल अलग है और प्रशांत किशोर के विचार अलग है, तो अभी से ही दिख रहा है। और दूसरा कि 2 साल से गांधी जी को ढोते-ढोते आज वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ढूंढ रहे थे। दलित कार्ड तो उन्होंने खेल ही दिया, जो 19% जो आबादी है बिहार में, जो वोटर्स है दलितों के, दलित जो वोटर्स हैं उसका। तो ये क्या इन दोनों चीजों को देखते हैं, कैसे आप रिलेट करेंगे? देखिए, जहां तक आपको पहले ही मैंने कह दिया कि उन्होंने गांधी मैदान को बकस दिया और महात्मा गांधी को, ये आधुनिक गांधी हैं और वो अब पुराने गांधी हो चुके। महात्मा गांधी का युग अब बीत चुका है। कांग्रेस हो या तमाम पार्टी गांधी का कैलेंडर लगा सकती है, उनके सिद्धांत पर कितना खड़ी उतरेगी इस कोई भी पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज है। अब यह अलग बात है कि कोई भी महत्वपूर्ण दिन होता है तो हम भी श्रद्धांजलि दे देते हैं, पुष्पांजलि दे देते हैं और उनको प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन यह देश गांधी से कितना दूर जा चुका है इसका एक बड़ा प्रमाण स्वयं प्रशांत किशोर हैं, जो 2 घंटे में शराबबंदी को खत्म करने की बिहार से बात करते हैं। जहां महात्मा गांधी की आत्मा, कम से कम नीतीश कुमार ने जब शराबबंदी को लागू किया होगा तो उनकी आत्मा को थोड़ा सा राहत या उनके सपनों को साकार होने का एक सुख प्राप्त हुआ होगा। उस पर वो कुठाराघात करते हैं, उस पर वो रोलर चलाना चाहते हैं। तो यह तो उनकी सोच और उनकी योजना है। हम ये कहना चाहेंगे कि इस बात के पीछे आपको एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बता दें कि कहीं ना कहीं जो शराब माफिया है, उस शराब माफिया के पक्ष में प्रशांत किशोर इस मामले में खड़े होते दिख रहे हैं। अगर बिहार में आज शराब बिक रही है, कोई शराब का सेवन कर रहा है, तो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं वो जितने दोषी हैं, उससे इस राज्य का, इस देश का नागरिक कम दोषी नहीं है। जो महात्मा गांधी के उस सपने के खिलाफ वो शराब को त्याग करने की बात नहीं करता है और शराब के कारोबार में लगा हुआ है, शराब को खुलवाने के लिए। और ऐसे लोग तमाम दलों में हैं, जनता दल यूनाइटेड तक में है, जिसमें नीतीश कुमार है। अभी एक उनके मंत्री अशोक चौधरी का दुबई से एक वो क्या कहते हैं फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें वो शराब उनके सामने में है। ये अब शराब है या मैंने वो जूस है, ये तो अशोक चौधरी जानेंगे। लेकिन नहीं, अशोक चौधरी पर नहीं जाए, हम विषय से विषयांतर में हो, प्रशांत किशोर पांडे पर टिके रहे। लेकिन नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो दलित चेहरा है या दलितवाद है या जो गांधीवाद है, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया और उनके मंत्री क्या कर रहे हैं, इस पर भी अब थोड़ा चर्चा कर दिए हैं। लेकिन जहां तक सवाल है दलित राजनीति का और भीमराव अंबेडकर को याद करने का, आपको हम बता दें कि भीमराव अंबेडकर को अगर सच्चे दिल से याद करते तो जिस मुसहर जाति के नेतरहाट और आईआईटी से पास आउट जो उनके कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं भारती जी, क्या भारती, सम भारती नाम है उनका, मनोज भारती। मनोज भारती जी, मनोज भारती जी को मैं बधाई देता हूं कि ऐसे लोग राजनीति में अगर आते हैं और राजनीति को ऐसे लोगों की जरूरत है। लेकिन प्रशांत किशोर उनको कहाँ ट्रीट कर रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है उनको कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना। अगर उनको सम्मान करना है तो ये कार्यकारी शब्द क्यों है? बिल्कुल सही सवाल। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष सीधा सीधा बनाते हैं वो, और प्रदेश अध्यक्ष क्या, इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब तो छोटी छोटी गरीब पार्टी है और अमीर पार्टी, कई तरह का जो पार्टी सब है, छोटा छोटा पार्टी सब है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग बनते हैं। तो इस जन सुराज तो एक बड़ा सैलाब और बड़ी बड़ी बात हो रही है, इसमें बड़े बड़े थिंक टैंक के लोग हैं। तो मनोज भारती जी को अगर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता, कम से कम नहीं कुछ तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता, तो हमको
लगता है कि उनको जो दलित की बात हो रही है उसको कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व को प्रशांत किशोर ने ऊपर रखा है, अपने आप को ऊपर रखा है, लेकिन अपना जो उनका लेवल है उससे नीचे की जगह मनोज भारती जी को दी गई है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये तो आप मानेंगे ना कि हालांकि आज वो भी उस ओर भी इशारा किया है कि कम से कम जनसुराज ने दलित को अध्यक्ष बनाया है, लेकिन जेडीयू और राजद ने तो अध्यक्ष नहीं बनाया अब तक दलित को। अरे जदयू ने तो मुख्यमंत्री बना दिया है जीतन राम मांझी को। अध्यक्ष बनाने की क्या बात होती है, जो मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी जीतन राम मांझी जी को दे दी गई थी। और इसके पहले भी अगर बात कहिएगा जनता पार्टी के जमाने का, तो रामसुंदर दास को आप क्यों भूल जाते हैं? रामसुंदर दास को कर्पूरी ठाकुर की कुर्सी छीन के दे दी गई थी इसी बिहार में, और वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए गए थे एक समय में बाद में, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जनता पार्टी के वो पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ा प्रशांत किशोर और भोला पासवान शास्त्री को कांग्रेस ने बनाया था मुख्यमंत्री। जी, मुख्यमंत्री बनाया था और वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने थे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को मनोज भारती को मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में भी पेश कर देना चाहिए? नहीं, प्रशांत किशोर जी को अभी भी राजनीतिक इतिहास पढ़ना होगा, और वो इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं, भाषण अच्छा दे सकते हैं, पदयात्रा अच्छी कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान के मामले में जो जिस तरह से गुमराह करने वाला ज्ञान वो पेश कर रहे हैं, यह गलत है। जी, लेकिन लगभग जो मेरे पास जो मैं रिसर्च कर रहा था, उसमें 1 दर्जन से अधिक पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारी शामिल हुए हैं। पूर्व सांसद तो कई हैं ही, देवेंद्र प्रसाद यादव, सीताराम यादव, मुनाजिर हसन, ये जो पूर्व सांसद हैं। पवन वर्मा पूर्व आईएएस रहे हैं, जेडीयू में थे शायद पहले, और पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी, केसी सिन्हा गणितज्ञ। तो ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं और पुराने नेता भी हैं जो दूसरी पार्टी से या तो। देखिए, ये इसमें कहीं भी कोई हमको मानने में गुरेज नहीं है कि इंटेलेक्चुअलों ने अपना एक दल बनाया है और उनकी यह पार्टी है, उनका यह सोच है, और इंटेलेक्चुअल अब चाहते हैं कि राजनीति में कोई जगह, चूंकि जो अभी वर्तमान में राजनीतिक पार्टियां बन गई है और उनका जो सोच जो जिस स्तर का है वह निश्चित तौर पर उनके लिए, और उनको कुछ साफ सुथरी जगह इसमें दिख रही है, लेकिन जो सच्चाई नहीं है। मुनाजिर हसन कौन है? सीताराम यादव कौन है? देवेंद्र यादव कौन है? और ये कितने क्लीन चेहरे हैं? छेदी पासवान या बाकी जो भी लोग, विनीता, ये रघुनाथ पांडे की पतोहू विनीता पांडे, विनीता पांडे, हाँ, अमर पांडे की पत्नी ना? विनीता विजय, अच्छा, विनीता विजय, हाँ, विनीता विजय। तो मैं उनकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि विनीता विजय का तो रघुनाथ पांडे एक मुजफ्फरपुर में एक विधायक भी रहे, वो नगर पालिका की भी राजनीति से जुड़े रहे, उनका एक परिवार है, हम उस पर बहुत कुछ नहीं बोले, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही आए हैं इस दल में जो कहीं ना कहीं से कई घाट का पानी पीने के बाद वो इस घाट पर पानी पीने के लिए एकत्र हुए हैं। इससे कोई बिहार की राजनीति में भूचाल नहीं आने जा रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि ये लोग राजनीति को प्रभावित करेंगे, और इनके जो प्रशांत किशोर जी का कहीं से भी उद्देश्य यह नहीं है कि हम बिहार में कोई सच्चे और अच्छे लोगों का शासन स्थापित करें और उसके लिए हम एक लंबा संघर्ष करें, और वो बात अगर जरूर कर रहे हैं बड़ी बड़ी बात, उनके पास जो ब्लूप्रिंट है वो कोई ब्लूप्रिंट ऐसा नहीं है जो बिहार की तकदीर को बदल देगा, बिहार की गरीबी को हटा देगा, अच्छा, बिहार की अशिक्षा कर देगा। वो जिन लोगों को ले रहे हैं उनके कारण ही यहाँ शिक्षा है,
उनके कारण ही चिकित्सा में दिक्कत है, उनके कारण ही प्रशासन में कई तरह की परेशानियां हुई है, इसको नहीं भूलना हो। अच्छा प्रभात जी, क्या बिहार के दलित पिछड़े समाज के लोग ये अपने को तैयार कर लिया है इन लोगों ने कि अब सवर्णों के नेतृत्व को वो स्वीकार करने को तैयार है बिहार के दलित पिछड़े समाज के लोग? यह इतनी आसानी से संभव नहीं है संतोष जी। और आपको बता दें कि मेरे सामने पूरा लेखा जोखा बिहार की राजनीति का आ गया है लगभग। आपको बता दें कि आज जो सवर्ण राज्य का जो कार्यकाल बिहार में है वो मैक्सिमम 30 सालों का है, और जो उसका दूसरा पार्ट है वो 35 साल, जिसके लेके सारी परेशानियां, सारा दर्द हो रहा है। कहीं सीने में दर्द है तो कहीं दिमाग में परेशानी है, पसीना है। तो ये जो 5 साल का जो अंतर दिख रहा है, जबकि यह वही वर्ग है, पिछड़ा वर्ग, वही दलित और अकलियतों का वर्ग है जो 20 साल तक राज्य में अपनी सत्ता के लिए तड़पा है, संघर्ष किया है, और उसके बाद किसी को 5 दिन का मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ, किसी को 23 दिन का मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ, किसी को 38 दिन का मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ, किसी को 12 दिन का मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। और आपको नाम के साथ मैं बता दूं, किसको किसको मतलब दलित पिछड़े नेताओं की बात कर रहे हैं या सवर्णों की? नहीं नहीं, हम पिछड़े नेताओं की बात कर रहे हैं। सवर्णों में तो श्री कृष्ण बाबू जो है सो लगभग लगातार एक छत्र राज किए हैं। अगर 46 से बात कीजिएगा, 1946 से अगर उनका पीरियड जोड़ा जाए तो नहीं तो छोड़िए, उनकी बात छोड़ दीजिए। वो उन लोगों में तो बहुत सारे लोगों ने पूरे 5 साल बिताए होंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि दलित पिछड़े नेता जो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक गए, उनका कार्यकाल पूरा होने नहीं दिया सामंती नेताओं ने। काल था जो 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 जिस समय एक मध्य का काल आया जिसमें 67 में जो समाजवादी आंदोलन मजबूत हुआ, और पूरे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अंबेडकर का जो प्रभाव और जो आंधी देश में चला, और उसके जिसमें कई नेता इस देश में बड़े बड़े समाजवादी नेताओं का जो असर था, उस समय सतीश बाबू को जो सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री बने, जो कुशवाहा जाति से थे, वो 5 दिन ही मुख्यमंत्री रह सके। सच पूछिएगा तो उनका कार्यकाल 1 दिन का, 1 दिन शपथ लिया, अगले ही दिन वो मैंने हो गया कि भाई इनको अब इस्तीफा देना है। क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था होने में 4 दिन लगा, तो उनका कार्यकाल 5 दिनों का है। बीपी मंडल, जिसकी नाम जो मैंने कह सकते हैं कि पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहा रहे, बीपी मंडल के नाम पर ही मंडल आयोग और जो अनुशंसा है वो सब लोग जानते हैं। तो उनका कार्यकाल मात्र 23 दिन का रहा है। उसके बाद आपको भोला पासवान शास्त्री 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। ये कांग्रेस के थे, जबकि ये कांग्रेस के थे, लेकिन उस जमाने में पहले दलित व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बने। उनको पहली बार जो मौका मिला तो वो 38 दिन का मिला, दूसरी बार में 12 दिन का मिला, और उसके बाद 122 दिन का अंतिम मौका मिला। ठीक है, ये उनकी स्थिति है। ये कांग्रेस में भी इस तरह की स्थिति रही। दरोगा प्रसाद राय जो यादव जाति से आते थे, और जो रिलेटिव भी है लालू प्रसाद यादव के रहे, अभी तो मैंने चंद्रिका प्रसाद यादव के पिता थे, तो उनका कार्यकाल भी लगभग 1 साल 310 दिन का है। अब्दुल गफूर जी, इसमें अल्पसंख्यक को सबसे कम जगह मिली है। 1 साल 283 दिन अब्दुल गफूर बिहार के शासक रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, जबकि बाकी लोगों को बिल्कुल नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी वो हरिहर सिंह को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी जितना मुख्यमंत्री अगड़ी जाति के हुए हैं उनका शासनकाल कम से कम इन लोगों के शासनकाल से बड़ा था। तो जब जब मौका
जब जब मौका पिछड़े और दलित नेताओं को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का मिला, तो इन लोगों ने उन्हें आने नहीं दिया, मतलब उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं हुआ। कहीं ना कहीं नहीं, किसी न किसी वजह से कहीं ना कहीं सारी पार्टियों में उनका कार्यकाल को वर्चस्व था। पूरा नहीं करने दिया। नहीं नहीं, जी। उनका वर्चस्व सभी तो पार्टियों में, जो सवर्ण और अग्रणी जाति के लोगों का वर्चस्व था, उनकी एक टांग खींच ली या अपना समर्थन वापस ले लिया, उनका बहुमत पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण बार बार सरकारें गिरती रही। लेकिन इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार को बधाई दिया जाना चाहिए कि कम से कम जो साजिश पूर्व में हुई थी, उस साजिश से उन्होंने अपने आप को बचाने का प्रयास किया। बिल्कुल, और मतलब अब जो अंतिम बात हम ये कहना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर की जो ये जन सुराज पार्टी है, वह भी एक साजिश है। कहीं ना कहीं बीजेपी को मदद करने के लिए, बीजेपी का खूंटा मजबूत करने के लिए बी टीम के रूप में सामने आई है। और इनका मुख्य इरादा 2025 के चुनाव में दलित, अल्पसंख्यक और जो पिछड़ी जाति अति पिछड़ा, पिछड़ी जातियां हैं, उसको कमजोर करना है, उसके वोट मतलब उसका बैंक को वोट लेकर के और आरजेडी जेडीयू को कमजोर करना है। दरार पैदा करना है। इसीलिए अच्छा, मनोज अब भारती को इसीलिए नहीं, एक मनोज मिनट, भारती को बनाया गया। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आज तो वेटनरी कॉलेज मैदान के मंच से उन्होंने मोदी पर, प्रशांत किशोर पांडे ने मोदी पर, लालू पर, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी पर, तीनों पर हमले किए हैं। तो इसको आप देखिए कैसे कह रहे हैं कि बी टीम है? देखिए, एक बात जान जाइए कि जो मुख्य इरादा होता है राजनीति में, बहुत चीज सामने नहीं आता है, दिल के भीतर भी रहती है, और मन में कुछ और जुबान पर कुछ का मामला बहुत पुराना है। तो वो अगर आज भाजपा के पक्ष में अगर वो कुछ भी बोलते, तो जो भी जिसको वो गोलबंद करना चाह रहे हैं, भाजपा को शक्ति देने के लिए, वो तो उनसे भाग जाता, उनसे अलग हो जाएगा ना। तो उनको तो बिल्कुल, मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार और जो तेजस्वी यादव है, जो नौवा पास जिनको कह के चिढ़ाते हैं, उससे ज्यादा उसके खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ बोलना है। उनको तो भाई तजुर्बा है। मोदी जी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में भी गुजरात में मदद किए, उसके बाद प्रधानमंत्री बनाने में मदद किए, और नीतीश कुमार जी को भी एक बार मुख्यमंत्री बनाने में मदद किए, ममता बनर्जी जी को भी की है, और कांग्रेस को भी कई जगह के। तो उनके पास बहुत तजुर्बा है, साउथ से लेके नॉर्थ तक का तजुर्बा ही भरा हुआ है, और तजुर्बा के साथ साथ तिजोरी भी उससे भरा हुआ है, और अच्छा, उनकी तिजोरी जी में जी, जो पैसा है वो कम नहीं है। वक्त कम है। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि प्रशांत किशोर ने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम डेवलप करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपने वोट किया, क्या कभी अपने बच्चे की शिक्षा और रोजगार के नाम पर वोट किया? तो करिए, हम हाजिर हैं, प्रशांत किशोर ने कहा है। और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए शराबबंदी से हटा करके पैसे, शराब बेच करके पैसे लाएंगे, उससे करेंगे। लेकिन ये नहीं कह रहे कि जो एजुकेशन है, दलित, पिछड़े यानी वंचित समाज के जो बच्चे हैं, उनको कैसे आईआईटी तक पहुंचाएंगे, मेडिकल तक पहुंचाएंगे, या सिर्फ स्कूल और कॉलेज तक ले जाएंगे, उसका क्या ब्लूप्रिंट है? सवाल तो यह है कि देखिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बना दीजिएगा, तो कैसे बनाइएगा और उसका लाभ किसको मिलेगा? वही वंचित समाज के लोग हैं, दलित, पिछड़े समाज के, मुशहर के जो बच्चे हैं, वो वे पढ़ करके कैसे प्रोफेसर्स की नौकरी कर पाएंगे, कैसे आईएएस बन पाएंगे? इसका देखिए ब्लूप्रिंट तो सामने नहीं दिखता है। देखिए, अगर उनका दिल सच्चा होता, अगर वो महादलित के लिए काम करते, अल्पसंख्यक के लिए काम करते, पिछड़ी जाति के लिए काम करते, तो जो उन्होंने बीते 2 साल में जिस तरह से हम लोगों ने उनके अभियान को देखा है, और जिस तरह से उन्होंने पानी की तरह पैसे को अपने अभियान के समर्थन के लिए बहाया है,
IITN, NIT के लड़के, लॉ कॉलेज के लड़के, मैंने जिनको 70,000, 1,00,000, 50,000 सबको वेतन दे दे के गांव-गांव में जिस तरह से उन्होंने घुमाया है, अगर इसी का कुछ पैसा एक मॉडल स्कूल किसी मुसहर बस्ती में जिस समाज से मनोज भारती जी को बनाया गया है, मनोज भारती जी के नेतृत्व में ही मधुबनी में ही एक मुसहरों के लिए एक आइडियल स्कूल अगर खोल दिया जाता तो जनता ज्यादा आकर्षित होती। अगर किसी जी अल्पसंख्यक बस्ती में जहाँ मुनाजिर हसन जी का घर है, वहीं अगर एक अल्पसंख्यकों के लिए एक मॉडल स्कूल की बात होती, एक कोई हॉस्पिटल की बात होती, तो हम उससे सहमत होते। अंतिम सवाल तो था, लेकिन एक मन में और विचार आ गया तो मैं पूछ लेता हूँ कि प्रशांत किशोर कोई उद्योगपति नहीं है। वे एक विदेश में पढ़े और फिर चुनावी रणनीतिकार के रूप में उन्होंने काम किया। बीच में कहा कि हम पैसे नहीं लेते हैं, फिर कहा कि पैसे लेते हैं। तो कितने पैसे इनके पास है, अकूत धन है कि सभी जिलों में उनके 50,000 70,000 रुपए पेमेंट करते हैं, फेलों के रूप में रखते हैं, इतने खर्च कर रहे हैं और कहते हैं कि चिंता मत करिए, आप चुनाव लड़िए, खर्च हम करेंगे। तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्या मोदी जी की जो ईडी है, सीबीआई, वे क्या प्रशांत किशोर के ठिकानों पर क्या छापा मारेंगे? स्रोत आखिर क्या देखिए है? देखिए इतनी अकुत संपत्ति आ कहाँ से रही है? देखिए 2 साल से प्रशांत किशोर जी ड्रामा कर रहे हैं और 20 दिन या 25 दिन में भी कोई दूसरा राजनेता अगर ड्रामा करता है तो वहां पर ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है। हेमंत सोरेन के घर पहुंच गई, अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई, संजीव हंस के घर पहुंच गई, जो संजीव हंस महादलित समुदाय आईएएस। से आते हैं, आईएएस हैं। ठीक है, जैसे मनोज भारती जी हैं उसी तरह के समकक्ष के नेता हैं, ठीक है, तो उनके घर पहुंच जाती है। अब कौन कितना दोषी है, कौन क्या है, वो हम मैं नहीं जानता, लेकिन प्रशांत किशोर जी के पास जो धन का स्रोत है, वो कितना टैक्स पे करते हैं और उनके पास मैंने एक्चुअल इलेक्शन मैनेजमेंट के नाम पर कितनी राशि आई, जो उसका वो खाली एक बने एक मोटा मोटा लेखा जोखा पेश कर दे कि भाई हमने इतने लोगों को लगाया, इतनी रैलियां की, इतना बार बापू सभागार को बुक किया और हम फलाना फलाना जगह रैली किए, फलाना फलाना जगह यात्रा किए और हमारे इतने लोग लगे हुए हैं। तो इसी का जो खर्चा का हिसाब है वो कम से कम जनता को दे दे, पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर कितना नहीं, ईमानदार। प्रभात जी, पार्टियों को तो इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रावधान उनके लिए है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसे मिलते हैं, चंदा लेकिन के रूप प्रशांत में भी किशोर मिलते के हैं। पास प्रशांत लेकिन किशोर प्रशांत किशोर पार्टी बनने के पहले करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। तो ये करोड़ों रुपए का स्रोत क्या है? ट्रांसपेरेंसी तो रहनी चाहिए, बताना चाहिए कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं। नहीं तो बीजेपी की सरकार है जो ईडी और सीबीआई के छापे पड़वाती रहती है विपक्षियों पे। तो एक बार इधर भी थोड़ा नजर इनायत कर लें। ये तो होना ही चाहिए था, एकदम 100% होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आगे प्रशांत किशोर अपने अकूत जो स्रोत है, कहीं से जो पैसे आ रहे हैं, वो जनता के सामने करना चाहिए कि आखिर पैसे कहाँ से आ रहे हैं। कौन कोई सा उद्योग एजेंसी पैसा पति दे नहीं है, रही है? कोई इंडस्ट्री उनके पास नहीं है, तो ये साफ होना चाहिए। नहीं नहीं, उनको कौन सा इंडस्ट्री पैसा दे रही है, कौन दौलतिया का दौलत उनके साथ जुड़ा है, ये भी लोग भारत की जनता, बिहार की जनता जानना चाहती है कि आखिर कौन सा ये कुआं जो है अचानक धन का निकल आया है उनके पास, जहां से वो पानी की तरह पैसा निकाल रहे हैं और क्षेत्र में लगा रहे हैं। जी, तो फिलहाल इस अंक में इतना ही। यह बातचीत आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।